हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का एक बार फिर से हेल गार्डन में स्वागत है। हम आ गए अपने बीटीएस नोवेल के एपिसोड नंबर 242 पे। इस एपिसोड में बीस्ट आर्मी और इंसानों के बीच में एक गैंग वॉर होने वाला है। वीडियो को एंड तक देखना जिससे चीजें मिस ना हो। चलो पिछले एपिसोड का रिकैप कर लेते हैं। जैसे ही पिछले पार्ट की शुरुआत होती है, जियान का ध्यान जाता है फंगचिंगर की तरफ, क्योंकि इंसल्टिंग शब्दों को बोलने के बाद जियान को रोकने वाली वही थी, लेकिन जियान इसे छोटी बच्ची समझ के इग्नोर करता है। लगता है यही बात फंगचिंगर को चुभ गई थी। वो बिना कोई सोचे समझे जियान के ऊपर हमला बोल देती है। अब भले इसकी स्ट्रेंथ बढ़ चुकी हो, लेकिन जियान अब भी इसे सीरियसली नहीं लेता। उसके एक इशारे पे हेवली फ्लेम बाहर आती है। उस अटैक को आसानी से रोक लिया गया था। जब फंगचिंगर देखती है कि जियान ने किस तरीके से उसके अटैक को रोक लिया है, वो इस फैक्ट को लेकर एकदम शॉक और फ्यूरियस थी। वो जियान से कहती है कि जियान, हिम्मत है तो मुझसे फाइट करो। इस बंदी को इस तरीके से हमला करते हुए देख कायलिन और बाकी के लोग गुस्सा हो जाते हैं। तभी फंगचिंगर पीछे से एक आवाज आती है। ये कलरफुल आंखों वाला बंदा था। वो जियान को धमकी देने की कोशिश करता है, लेकिन तभी गुचिंग जियान को सपोर्ट करता है। इस वजह से कहीं न कहीं दोनों पार्टीज के बीच में बैलेंस क्रिएट हो गया था। जियान भी फंगचिंगर के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। कुछ ही समय के बाद दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। फंगचिंगर उसी सेम सिल्की क्लॉथ को वेपन की तरह यूज कर रही थी, लेकिन जब ये सिल्क जियान के 10 मीटर के दायरे में एंटर करता था, जियान की हेवली फ्लेम इसे जला के राख कर दिया करती थी। अब जियान बड़े रिलैक्स तरीके से आगे बढ़ रहा होता है। वहीं पे दूसरी तरफ फंगचिंगर का चेहरा एकदम ग्रीन हो गया था। फाइनली वो हेवन फिनिक्स के लेजेंडरी अवतार को सम्मन करती है। इस फिनिक्स से आ रहे एंशिएंट ऑरे को सेंस करके एक समय के लिए जियान भी थोड़ा शॉक में आ जाता है। फाइनली वो रियलाइज करता है कि और एंशिएंट हेवन फिनिक्स का है, जो उसे दोशंग के रेमेन्स में मिली थी। फंगचिंगर इसे लेजेंडरी फिगर को ऑर्डर देती है। वो हेवन फिनिक्स सीधी जाके जियान से टकरा गई थी। चारों तरफ धूल मिट्टी फैल जाती है। जब सभी को लग रहा होता है कि यहाँ पे जियान की हार हुई है, उस डस्ट में से गोल्डन लाइट फ्लैश होती है। अगली पल में जियान उस फंगचिंगर के सामने अपीयर हुआ था। इसी के साथ गर्म गर्म तमाचा फंगचिंगर की कनपटी पे छप जाता है और फंगचिंगर घूमती हुई जमीन से जाकर टकराती है। इसी के साथ एंडिंग होती है इस बैटल की, जिसके बाद जुन्नर कालीन से मिलती है। ये सीन जियान के लिए काफी एम्बेरसमेंट से भरा हुआ होता है। कुछ समय के बाद जब जियान और जुन्नर की बात हो रही होती है, जुन्नर बताती है कि इस अलायंस को बनाने का सजेशन हन क्लैन के हनयू ने दिया था। ये सुन के जियान उस बंदे को देखता है। ये बंदा देखने में काफी जेंटल लगता है। इसे देख के ऐसी फीलिंग तो बिल्कुल नहीं आती कि किसी के खिलाफ स्कीमिंग करेगा, लेकिन ऐसी फीलिंग जियान को और भी डेंजरस फील करवा रही थी। जियान समझ जाता है कि फ्यूचर में उसे बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। फिर जुन्नर बीस्ट आर्मी के बारे में बताती है। वो कहती है अगर हम एंशिएंट वेस्टर्न रीजन के डीपेस्ट रीजन में एंटर करना चाहते हैं, यहाँ पे मौजूद सभी को साथ मिलकर उस बीस्ट आर्मी को क्रॉस करना होगा। अब क्योंकि वो हन क्लैन का हनयू यहाँ पे लीडर का काम कर रहा होता है, वो एक स्पीच के साथ सभी को इकट्ठा कर लेता है। फाइनली सभी लोग उस बीस्ट आर्मी की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि इस एंशिएंट रीजन स्टेज के ऊपर इकट्ठे हुए लोगों की संख्या 1000 से भी ऊपर जा चुकी होती है। जियान को ये बिलीव नहीं होता कितनी बड़ी आर्मी के साथ भी वो बीस्ट राइड को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब पहाड़ों को क्रॉस करने के बाद वो बीस्ट राइड को देखता है, उसके सारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सामने फेरोशियस बीस्ट का समंदर होता है। इस फेरोशियस बीस्ट की आर्मी के सामने इंसानों का ये ग्रुप किसी समंदर की एक बूंद की तरह था। अब इस हडल को ये लोग कैसे पार करने वाले हैं, चलो हम जानते हैं इस एपिसोड में। एंड को मिस करने वाले लोग काफी पछताने वाले हैं। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। जब जियान सामने की टेरिफाइंग बीस्ट राइड की वजह से शॉक फील कर रहा होता है, हनयू की आवाज फिर से गूंजती है। वो कहते हैं एवरीवन, बीस्ट राइड हमारे सामने है। अटैक करने का ये सबसे बेस्ट टाइम है। अब क्योंकि अलायंस को फॉर्म करने का सेशन मेरा ही था, तो सबसे डेंजरस जगह को हमारा ग्रुप ले रहा होगा। लेकिन एक बार हम जैसे एग्जॉस्ट होते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी जगह कोई और ले लेगा। जब हनयू बोलता है कि वो सबसे डेंजरस जगह को लेने वाला है, कई लोग चुपचाप से साय करते हैं। लेकिन हनयू के इन शब्दों को सुन के जियान तो बस अपने सिर को लाता है। आखिर हन क्लैन के लोग इतने दयालु कैसे हो सकते हैं? वो हॉलो सोल को अच्छे से जानता था। आखिर वहाँ के लोग ऐसे इम्पार्शियल कैसे हो सकते हैं? जियान के लिए स्पीच एकदम जोक की तरह है। हनयू के चेहरे पे इस समय एक वार्म स्माइल होती है। उसकी नजर पूरी आर्मी को देखती है। फाइनली वो जियान और जुन्नर के ग्रुप पे पहुंच हुई थी। तुरंत ही वो आगे बढ़ते हुए बोलते हैं एवरीवन, अटैक करना शुरू करो। हम उसके पीछे कई ब्लैक रोड फिगर्स को देख सकते हैं। तुरंत ही हनयू का ग्रुप अपनी दुगी को रिलीज करता है। हम जियान के बड़े से ग्रुप को भी आसमान में जाते हुए देखते हैं, क्योंकि शुरुआत में उनके आगे जाने की कोई इंटेंशन नहीं होती। वो मिडिल रीजन में रहने का डिसीजन लेते हैं। बीच में प्रेशर कम होगा। इंसानों का बड़ा सा ग्रुप जो किसी बादल की तरह लग रहा होता है, अचानक से एक एरो के शेप में आ जाता है। सबसे आगे हनयू का ग्रुप होता है। अगर ये सभी साथ में अटैक्स को लॉन्च करते हैं तो फोर्स एक्सट्रीमली फाइटिंग होने वाली है। जब सभी लोग फॉर्मेशन में आ जाते हैं, फाइनली हनयू अपने हाथ को वेव करता है। वो अपने आप को एग्जाम्पल बनाते हुए आगे बढ़ गया था। कई एक्सपर्ट्स रोर करते हुए उसे फॉलो करते हैं। हनयू के पीछे की फॉर्मेशन एकदम रंबलिंग साउंड को प्रोड्यूस कर रही थी। आसमान में तेज तेज हवाओं के नॉइज फैलते रहते हैं। जब एरो फॉर्मेशन बीस्ट राइड से 1000 मीटर की दूरी पे होती है, कई फेरोशियस बीस्ट इसे डिस्कवर कर लेते हैं। इनकी वायलेंस से भरे रोज लगातार आसमान में गूंजते हैं। जैसे जैसे रोज की आवाज फैलती है, ये किसी वेव की तरह फैलने लगे थे और ये फेरोशियस बीस्ट रोर करने लगते हैं। 10,000 फुट का रेडियस बस
पलक झपकते ही क्रॉस हो गया था। सबसे आगे बढ़ रहा हनियो का ग्रुप तुरंत अपनी बॉडी की दुर्गी को रिलीज करके हमला करना शुरू कर देता है। एक ही इंस्टेंट के अंदर जो 1000 फीट के दायरे में बीस्ट होते हैं वो सभी खून की बूंदों में बदल जाते हैं। साथ में ये बड़ा सा ग्रुप एकदम रूथलेस तरीके से आगे बढ़ जाता है। बीस्ट टाइल से टकराने के बाद फाइनली ग्रुप ने अपना शॉकिंग मोमेंटम रिलीज कर दिया था। हम चारों तरफ पावरफुल दुर्गी की वेव्स को फैलते हुए देखते हैं। एक एक अटैक कई फिरोशियस बीस्ट की जान ले रहा था। मरने से पहले बीस्ट के मुंह से बाहर आने वाले रोर्स की आवाजें आसमान में लगातार गूंजती रहती हैं। जियान की टोली मिडिल एरिया के पास होती है। ओकेजनली कुछ दुर्गी के पिलर शूट हो देते हैं। पास आने वाले बीस्ट तुरंत ही ब्लास्ट हो जाया करते थे। साथ में जियान का ग्रुप अपने आसपास का मुआवजा लेता रहता है। बीस्ट आर्मी की जो आउटर पार्ट के बीस्ट होते हैं उनकी स्ट्रेंथ कुछ खास खतरनाक नहीं होती। इस वजह से ग्रुप लगातार आगे बढ़ पाता है। एक बार वो बीस्ट टाइड के डीप रीजन में एंटर करते हैं ये तुरंत ही खरगोश से कछुए बन जाएंगे। और जैसा कि जियान के ग्रुप ने एक्सपेक्ट किया था चीजें वैसे ही होती हैं। जैसे जैसे बड़ा सा ग्रुप फोर्सफुली रास्ते को बनाते 10,000 मीटर तक ट्रेवल कर लेता है अचानक से प्रेशर बढ़ जाता है। कुछ पावरफुल फेरोशियस बीस्ट ग्रुप के पास आ चुके थे। इनकी बॉडी में से जैसी स्टैंच आ रही होती है उसे सेंस करके कईयों के एक्सप्रेशंस ग्रेव हो जाते हैं। हमारा ध्यान जाता है जुनर की तरफ। जैसे वो अपने हाथ को वेव करती है एक दुई की पिलर दो बीस्ट को काम तमाम कर देता है। इस समय जुनर के चेहरे पे एडिशनल सोलमनेस थी। वो कहती यहाँ तक पहुँचने के बाद अब दोजों क्लास के बीस्ट ऑलरेडी आने शुरू हो गए हैं। अगर हम आगे बढ़ते रहते हैं तो काफी जल्दी हमें दोजों के बराबर के बीस्ट मिलने वाले हैं। ट्रू बैटल तभी शुरू होने वाली है। आप सभी केयरफुल रहना, उनसे उलझने की कुछ खास जरूरत नहीं है। अगर कोई बीस्ट राइड में फंस जाता है तो उसकी मौत बिल्कुल पक्की है। जियान हल्के से नोट करता है। वो ग्रेजुअली बीस्ट राइड के डीपर रीजन में एंटर कर रहे थे। सामने अनगिनत बीस्ट होते हैं। इस समय जमीन को छोड़ के ऐसी कोई दिशा बची नहीं होती जहाँ पे फेरोशियस बीस्ट ना हो। अब वापस जाने का रास्ता भी ब्लॉक हो चुका है। उन्हें बस आगे बढ़ के फोर्सफुली इस बीस्ट राइड को क्रॉस करना होगा। 2-4 फेरोशियस बीस्ट को खत्म करने के बाद इस मौके का फायदा उठा के जियान सामने की तरफ देखता है। इस समय हन्यू का ग्रुप पूरी कोशिश करके फेरोशियस बीस्ट के ऊपर हमला करता जा रहा था। फेरोशियस बीस्ट की लाइन तबाह होती जाती है। हन्यू के ग्रुप की वजह से पीछे जाने वाले लोगों को परेशानी नहीं होती। इस समय कई लोग बिलीव करने लगे थे कि हन्यू सभी की भलाई चाहता है। खैर ऐसे सोचने वाले में जियान नेचुरली इंक्लूडेड नहीं होता। जैसे जैसे ग्रुप आगे बढ़ता है ग्राउंड ट्रेम्बल होने लगा था। जहाँ जहाँ से वो पास होते हैं फेरोशियस बीस्ट का फ्रेश ब्लड चारों तरफ फैलता है। लेकिन ऐसे गाड़ी खून की वजह से वो बीस्ट राइड बिल्कुल डरती नहीं है, बल्कि सीन को देख के तो ऐसा लगता है कि इस खून खराबे को देख के बीस्ट और भी एक्साइटेड हो गए हैं। वो सभी बिना मौत के बह के आगे बढ़ते हैं। ये इंसान का ग्रुप लगातार 20,000 मीटर तक आगे बढ़ता रहता है। फाइनली इस फॉर्मेशन की स्पीड स्लो हो जाती है। अब कुछ फेरोशियस बीस्ट ग्रुप के सामने आ पा रहे थे, जिसके बाद ह्यूमन एक्सपर्ट्स और उनके बीच में फाइट होती है। हालांकि कई एक्सपर्ट्स के कंबाइंड अटैक की वजह से ये फेरोशियस बीस्ट बहुत जल्दी ब्लड फॉग में ट्रांसफॉर्म हो जाया करते थे। बट सिचुएशन पहले से काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो चुकी है। अगर कोई ऊपर आसमान में जाके सीन को देखे तो वो पाएगा कि इस इंसान के ग्रुप की तरफ और भी बहुत सारे फेरोशियस बीस्ट आगे बढ़ रहे हैं। ये सभी फेरोशियस बीस्ट किसी चींटी की झुंड की तरह एकदम डेंसली पैक्ड होते हैं। इन्हें देख के अचरजों की त्वचा नम हो जाए। लगातार बैंग बैंग की साउंड सुनाई देती है। सिचुएशन और भी डिफिकल्ट होती जा रही थी। एंड में जाके भले ही सभी लोग कंबाइंड अटैक्स का यूज कर रहे हो, लेकिन अब फेरोशियस बीस्ट को खत्म करने की स्पीड भी काफी रिड्यूस हो जाती है। एक टेरेबल लेवल की फिजिकल बैटल फाइनली शुरू हो गई थी। जब सामने की तरफ बीस्ट राइड और हनी के ग्रुप में इंटेंस फाइट हो रही होती है, सभी सेंस करते हैं कि इनके आगे बढ़ने की स्पीड काफी स्लो हो चुकी है। तेजी के से रिड्यूस होने की वजह से पीछे से आ रहे बीस्ट इन्हें जल्दी से कैच कर लेते हैं। फिर काफी मिजरेबल बैटल इरप्ट होती है। लगातार रोर्स और बूम के साउंड एमिट हो रहे थे। कई अलग अलग तरीके के फेरोशियस बीस्ट इनकी आंखें एकदम लाल होती है। वो ग्रुप के ऊपर झपट्टा मारते रहते हैं। हालांकि कई एक्सपर्ट्स के कंबाइंड अटैक्स की वजह से मैक्सिमम फेरोशियस बीस्ट खत्म हो जाते हैं, लेकिन तब भी कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग फेरोशियस बीस्ट बचे रह गए थे जो कि ग्रुप को अप्रोच कर पाते हैं। इस वजह से इंसानी ग्रुप में डेथ और इंजरी शुरू हो जाती है। हम लगातार पेनी पेनी चीजों को गूंजते हुए देखते हैं। ऐसे भयानक से प्रेशर को फील करके कईयों के चेहरे एकदम पेल हो जाते हैं। वो तुरंत ही अपनी स्पीड इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। इस समय जियान की आंखें एक बार फिर से सामने की तरफ देखती हैं। वो पता है कि हनी का ग्रुप अभी सामने से पूरी तरीके से गायब हो गया है। सामने वो एक्सपर्ट्स थे जिन्हें पीछे से एक्सपर्ट्स पुश करते रहते हैं। पीछे जाने का रास्ता न होने की वजह से वो बस आगे ही बढ़ सकते थे। चारों तरफ से फेरोशियस बीस्ट का सामना करते हुए एक्सपर्ट्स अपनी पूरी दुखी को रिलीज करके अटैक्स करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हर बार जब वो एक बीस्ट को किल कर देते हैं, इनका दुखी का एग्जॉशन बढ़ जाता है। जब वे सोचते हैं कि पीछे कदम लिए जाएं, ये पाते हैं कि पीछे लोग की आंखें एकदम लाल हो गई हैं। पीछे के लोग पूरी ताकत लगा के सामने की तरफ पुश कर रहे होते हैं और आगे वालों को पीछे जाने का मौका नहीं मिलता। अब जब विड्रॉ करने की अपॉर्चुनिटी नहीं होती और इनकी दुखी भी एग्जॉस्ट हो चुकी होती है, इससे पहले वो हताश महसूस भी कर पाते हैं। बड़े बड़े फेरोशियस बीस्ट के बड़े बड़े मुंह इन सभी की गर्दनों को उखाड़ देते हैं। जब फेरोशियस बीस्ट एक ग्रुप का काम तमाम करते हैं, पीछे वाला ग्रुप आगे आ जाता है। कुछ ऐसी साइकिल रिपीट होने लगी थी। इस समय ग्रुप को कमांड करने की कोई जरूरत नहीं होती। सभी लोग सर्वाइव करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। इसी वजह से लगातार लोगों को आगे पुश किया जाता है, जिससे पूरे ग्रुप के लिए सेक्रीफाइस बन सके। जैसे जैसे ग्रुप आगे बढ़ता है, ग्रुप के नंबर्स काफी तेजी से डिमिनिश होने लगते हैं। ऐसे भारी नुकसान की वजह से कई लोग अपनी सेंस ऑफ रीजनिंग को खो देते
हैं वो अपना दिमागी संतुलन खोने लगे थे। बस कुछ छोटे से ग्रुप्स ही ऐसे होते हैं जिनकी रैशनैलिटी अभी जिंदा थी। वो अपनी स्पीड को मेंटेन करने की पूरी कोशिश करते हैं, जैसे पीछे से आ रहा ह्यूमन फ्लो उन्हें धक्का न दे पाए। जियान का ग्रुप इसका एक एग्जाम्पल होता है। तेजी से रिड्यूस हो रहे इंसानों के नंबर्स को देख के जियान की टोली के चेहरे एकदम सीरियसनेस से भर गए होते हैं। लगातार होने वाली ऐसी बैटल की वजह से कई 6 या फिर 7 स्टार के 2 लेवल के एक्सपर्ट्स भी अपनी बॉडी को एग्जॉस्ट होते हुए फील करते हैं। जब एक्सपर्ट्स एग्जॉस्ट हो जाया करते थे, लोग धक्का देकर इन्हें आगे कर दिया करते थे। पलक झपकते ही हम इनकी बॉडीज को डिस्ट्रॉय होते हुए देखते हैं। इनके शरीरों के हिस्से फेरोशियस बीस्ट के पेटों में चले जाते हैं। जियान की आंखें देखती हैं इस ग्रुप को, जो कि अब 10 गुना छोटा हो चुका है। जियान हनियो के ग्रुप को पीछे डिस्कवर करता है। इस समय हनियो के चेहरे पे वही जेंटल स्माइल होती है, लेकिन जब आसपास फैले हुए खून खराबे के बीच में से स्माइल अपीयर होती है, ये स्माइल बहुत ही सिनिस्टर दिख रही थी। जब जियान चारों तरफ देख रहा होता है, जूनर की सीरियसनेस से भरी आवाज जियान के कानों में एंटर करती है। वो कहती है, बिग ब्रदर जियान, ये फोर्स बहुत ही जल्दी टूटने वाली है। अगर समय आने पे हनियो का ग्रुप आगे जाने की कोशिश करता है, हम उन्हें फॉलो करेंगे, नहीं तो इस बीस्ट टाइड को क्रॉस करने में हम बस खुद पे ही रिलाई कर सकते हैं। जियान ने गहरी सांस को छोड़ने के बाद हल्के से नॉड करता है। उसकी आंखें देखती हैं फेरोशियस बीस्ट और इंसानी कॉर्प्सेस को। इन सभी की जिंदगी बस दूसरों के बेनिफिट के लिए चली गई। अब ये चीजें क्लियर हो रही होती हैं कि हनियो कितना ज्यादा डेंजरस है। तभी हम एक काले रंग के मेटल जैसे बीस्ट को देखते हैं। ये ग्रुप के सामने अपीयर हो गया था। इसका वो बड़ा सा पंजा सामने की तरफ स्मैश करता है। अटैक के सामने जो लोग होते हैं, उस अटैक की फाइटिंग फोर्स की वजह से उनकी चटनी बन जाती है। जब ग्रुप के सामने के लोगों को वो एक्सट्रीमली फ्राइटनिंग बीस्ट ब्लॉक कर रहा होता है, हनियो का ग्रुप अपने पैरों को जमीन पर पटकता है। लाइटिंग स्पीड के साथ इनकी बॉडी सबके ऊपर चली गई थी। फाइनली वो उस बड़े से बीस्ट के ऊपर फ्लैश होके आगे की तरफ चले जाते हैं। जब जियान देखता है कि हनियो ने फाइनली सभी को अबेंडन कर दिया, उसके मुंह से कोर्स नॉट की आवाज आती है। वो अपने हाथों को वेव करके बोलते हैं, इन्हें फॉलो करो। सबसे पहले वही आगे चला जाता है। जूनर और बाकी लोग उसे फॉलो करते हैं। जिस पल जियान का ग्रुप मूव होता है, पीछे से कई और लोग फॉलो करते हैं। ये सभी पहले से हनियो की स्कीम को समझ चुके थे। ये भी बाकियों की स्ट्रेंथ का यूज करके खुद ही बीस्ट टाइड को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। इन सभी एक्सपर्ट्स के जाने के बाद जो 100-200 लोग रह जाते हैं, उनका विनर ह्यूमन डिनर हो जाता है। लगातार चीखों की आवाजें गूंजती हैं। जिस जगह से जियान का ग्रुप गुजर रहा होता है, हनियो का ग्रुप उससे कुछ 1000 मीटर की दूरी पे होता है। इन सभी की पावरफुल स्ट्रेंथ की वजह से इन सभी ने अपनी ज्यादा दुखी को एग्जॉस्ट नहीं किया होता है। जब बाकी के लोग फेरोशियस बीस्ट की तरफ पुश होने की वजह से एकदम पागल हो गए थे, उस समय ग्रुप रेस्ट कर रहे होते हैं। अब फाइनली इनके आगे बढ़ने का समय आया है। जियान की आंखें पहले सामने के हनियो के ग्रुप को देखती हैं। फाइनली उसका ध्यान पीछे गया था। उससे थोड़ी सी पीछे पे हेवन फिनिक्स डीमन ट्राइब का ग्रुप होता है। वो बंदा जिसके पीपल्स एकदम कलरफुल होते हैं, जिसका नाम जूफेंग था, वो इन सभी को लीड कर रहा होता है। उसके पीछे कई हेवन फिनिक्स डीमन ट्राइब के मेंबर्स किसी चीज को गार्ड कर रहे थे। इस ग्रुप में जियान को फंक्शनर भी दिखाई देती है। इस समय वो जाग चुकी थी। हालांकि भले ही अभी उसकी कनपट्टी पे जियान का हैंडप्रिंट मौजूद हो, लेकिन एटलीस्ट उसने अपनी जान को बचा लिया है। जब जियान हेवन फिनिक्स डीमन ट्राइब को ऑब्जर्व कर रहा होता है, फंक्शनर अपनी आंखों को उठाती है। जियान को अपनी तरफ देखते हुए फंक्शनर अपनी दांती मीचने लगी थी, लेकिन पिछले तमाची की वजह से लगता है इस बार फंक्शनर अपने आप को कंट्रोल करना सीख गई। वो अपने अंदर की हेट्रेड को एक्सप्रेस नहीं करती। लगता है जियान की पिछली स्लैप ने से जगह दिया है। खैर, ये फंक्शनर क्या सोच रही है, जियान को घंटा फर्क नहीं पड़ता। भले अभी उसकी स्ट्रेंथ बढ़ चुकी हो, लेकिन इसका फ्यूचर लिमिटेड है। वो जियान के लिए कोई थ्रेट नहीं होगी। अपने पीछे आ रहे हेवन फिनिक्स डीमन ट्राइब के मेंबर्स को ऑब्जर्व करने के बाद जियान की नजरें पीछे की तरफ जाती हैं। उससे कई ग्रुप्स फॉलो करते हुए दिखाई दिए थे। इन सभी के और काफी पावरफुल होते हैं। लगता है वो इस रीजन की बीस्ट टाइड को अच्छे से समझते थे। इसी रीजन की वजह से जब पहले फाइट हो रही होती है, ये सभी अपनी दुखी को एग्जॉस्ट नहीं करते। फाइनली जियान सामने की तरफ देखता है। वो कहते हैं, हम अभी बीस्ट टाइड के अंदर हैं, कि आगे बढ़ने पे हमें और भी स्ट्रॉन्ग फेरोशियस बीस्ट दिखाई देने वाले हैं। जब जियान की नजरें दूर तक देखती हैं, उससे फेरोशियस बीस्ट थोड़े से बिखरे हुए दिखाई देते हैं। शायद वहाँ पे जाकर बीस्ट टाइड खत्म हो जाए, लेकिन कोई भी ये नहीं जानता कि वहाँ पे और भी पावरफुल फेरोशियस बीस्ट इनका वेट कर रहे हो। हालांकि इस जर्नी के दौरान कई स्ट्रॉन्ग बीस्ट अपीयर हुए थे, लेकिन जब जियान उन्हें ऑब्जर्व कर रहा होता है, इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट की स्ट्रेंथ बस 5 स्टार डोजन के लेवल की होती है। इससे पावरफुल उसे कोई दिखाई नहीं दिया। जब जियान के दिमाग में ये सभी विचार आ रहे होते हैं, उसके कानों में फेरोशियस बीस्ट की आवाजें एंटर करती हैं। वो अपने आसपास एक एडिशनल प्रेशर को सेंस करता है। जियान शांत था। वो अंदर ही अंदर कहता है कि वो सभी लोग खत्म हो चुके हैं। जियान के आने से पहले उसमें कई एलीट दूसन्स मौजूद थे। खैर, बीस्ट टाइड के सामने ऐसे नंबर्स कुछ भी नहीं है। भले ही इन सभी का रेजिस्टेंस काफी खतरनाक होता है, लेकिन एट द एंड ये फ्यूटाइल है। इन सभी की मौत का आना बस मैटर ऑफ टाइम की बात है। लेकिन जिस चीज की वजह से जियान का दिल बैठ रहा होता है, वो ये होती है कि इतने सारे लोगों के साथ आने के बाद भी वो बस इतने कम समय तक इंड्योर कर पाए हैं। एक गहरी सांस लेने के बाद जियान ग्रुप के सामने अपीयर होता है। वो डीप आवाज में बोलता है, एवरीवन, आप सभी पुरानी वाली फॉर्मेशन को मेंटेन करके रखो। ब्रदर चिंगयांग और मैं आगे जाने वाले हैं। अब क्योंकि पीछे के लोग खत्म हो चुके हैं, फेरोशियस बीस्ट का ध्यान इनकी तरफ शिफ्ट होगा। सभी का प्रेशर बढ़ने वाला है। अगर वो सर्वाइव करना चाहते हैं, तो इन्हें आगे बढ़ने की स्पीड को बढ़ाना होगा। गु चिंगयांग भी अभी की सिचुएशन को अच्छे से समझता था। वो एक नोट करके आगे बढ़ता है। वो तुरंत ही जियान के साइड में प्रकट हो गया था। बाकी के जो बचे हुए लोग रह जाते हैं, वो एक ट्रायंगुलर शेप बना लेते हैं। सबसे वीक लोग सेंटर में होते हैं। बाकी के लोग अपने अपने टर्न आने पे
फाइट को कंटिन्यू करेंगे। इसी तरीके से वो अपने आप को एग्जॉस्ट होने से बचा सकते हैं। जियान की आंखें चारों तरफ देखती हैं, उसे बस लाल आंखों के अलावा तेज तेज सांसों की आवाजें सुनाई देती हैं। जियान आगे शूट होते हुए बोलता है, बीस्टाइड अराइव हो चुकी है, हमला करना शुरू करो। तुरंत ही हॉट फ्लेम जियान की बॉडी से बाहर आई थी। ये 1000 फीट बड़ी ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जो कि आसमान की तरफ रोर करता है। वो फायर ड्रैगन अपनी बड़ी सी पूंछ को अचानक से फटकार देता है। एक ही बार में 100 से ज्यादा फेरोशियस बीस्ट का काम तमाम हो गया था। जियान को अटैक करते हुए देख गुचिंगांग भी एक साथ अपनी लुगी को रिलीज कर देता है। उसके अलग अलग हैंडप्रिंट्स आगे बढ़ते हैं, रास्ते में आने वाले बीस्ट क्लियर होते जाते हैं। इन दोनों को अटैक करते हुए देख जूनर, काइलिन, येनिन, लिटिल फेई डॉक्टर और बाकी लोग अटैक करना शुरू कर देते हैं। इन सभी की बॉडी में से टेरिफाइंग एनर्जी चारों तरफ फैलती है। 100 मीटर के रेडियस के दायरे में जो भी बीस्ट होते हैं उन्हें पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया था। भले ही सभी अटैक कर रहे हो, इनके आगे बढ़ने की स्पीड बिल्कुल रिड्यूस नहीं होती। वो पलक झपकते 1000 फीट ट्रेवल कर चुके होते हैं। इन सभी की स्ट्रेंथ काफी पावरफुल कंसिडर करी जा सकती है। अगर इनकी मुलाकात किसी बहुत ही पावरफुल बीस्ट से नहीं होती तो ये फोर्सफुली इस बीस्टाइड को क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन हर चीज के अपने ट्विस्ट होते हैं। जियान के लिए हेवी फ्लेम को लगातार अनलीश करना बहुत ही एग्जॉस्टिंग होता है। अच्छी बात है, ऐसी थकावट जियान के लिए कोई परेशानी खड़ी नहीं करती। उसके पास कई दूर की रिकवरी मेडिसिन पिल्स होती हैं। अपनी स्पीड को मेंटेन करते हुए जियान सामने चल रहे हनीयू के ग्रुप को देखता है। वो कहता है ये लोग काफी क्विक है। इस समय हनीयू का ग्रुप भी अपनी टू स्ट्रेंथ को अनलीश कर देता है। इनके 1000 फीट के दायरे में कोई भी फेरोशियस बीस्ट एंटर नहीं कर पाता। किसी क्योटिक वेव की तरह फ्राइटनिंग धूप की चारों तरफ फैली हुई होती है। जो भी बीस्ट आगे बढ़ता था, हम अगले पल उसे ब्लड फॉग में बदलते हुए देखते हैं। जियान उस फायर ड्रैगन को अच्छे से कंट्रोल कर रहा होता है। ये रोर करते हुए सामने की बीस्टाइड को क्लियर करता जा रहा था। वो एक डीप आवाज में कहता है कितना टाइम और लगेगा। हालांकि वो इंड्योर कर पा रहे हैं, लेकिन इस तरीके से लगातार आगे बढ़ना कोई सोल्यूशन नहीं है। जियान की सोलम आवाज को सुन के जुनर बोलती है, हम बीस्टाइड के डीपेस्ट पार्ट में पहुंच चुके हैं। अगर हम ऐसी स्पीड को मेंटेन करके रखते हैं तो करीब आधे घंटे में हम इसे क्रॉस कर लेंगे। ऑफ कोर्स इसकी प्री कंडीशन ये है कि कोई फेरोशियस बीस्ट हमारा रास्ता न रोके। ये पहली बार है जब हम यहाँ तक आए हैं। हमारी क्लैनिंग को जो भी इन्फॉर्मेशन मिली, मैं उसी के हिसाब से गैस कर रही हूँ। जब जियान को इस बीस्टाइड को क्रॉस करने के समय के बारे में मालूम पड़ता है, उसकी बॉय थोड़ी सिक्योर सी आती है। इस बीस्टाइड को क्लियर करने की डिफिकल्टी सच में काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। अगर इंसानों के इतने बड़े ग्रुप ने अपने आप को सैक्रिफाइस के रूप में यूज नहीं किया होता तो जियान के ग्रुप को यहाँ तक पहुंचने में बहुत ही ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता। जियान चिल्ला के बोलता है, हमें अपनी स्पीड को बढ़ाना होगा। किसी भी कीमत पे हम इस बीस्टाइड को हमारा रास्ता रोकने नहीं दे सकते। जियान की अटैक पावर बढ़ जाती है, साथ में बढ़ती है उसके आगे बढ़ने की स्पीड। जैसे जियान और भी तेजी से आगे बढ़ता है, उसे फॉलो करने वाले लोग भी ज्यादा पीछे नहीं रहते। वो तुरंत ही अलग अलग अटैक्स का यूज करके बीस्टाइड को तेजी से क्लियर करते रहते हैं। अगर हम इस पूरी एंडलेस बीस्टाइड की बात करें तो ये ग्रुप किसी चींटी के बराबर था। लेकिन भले इनके नंबर्स काफी कम हो, इन सभी के अटैक्स काफी खतरनाक होते हैं। इस समय पूरा ग्रुप एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट कर रहा होता है। जिस तरीके से पहले लोग डाउट से भरे हुए होते हैं, इसमें ऐसी कोई परेशानी दिखाई नहीं देती। शुरुआती बीस्टाइड की बाहरी रीजन में इंसानों की सेना की जो स्पीड होती है, अभी जियान की टोली के आगे बढ़ने की स्पीड उससे भी तेज थी। वैसे दूर से देखने पे तो ऐसा लगता है जैसे इनकी नैया कभी भी डूब जाएगी। भले ही इनकी आगे बढ़ रही नाव काफी तितल बितल होती है, लेकिन वो ऐसी कंडीशन में भी अपनी कांस्टेंट स्पीड को मेंटेन कर पाते हैं। वो काफी जल्दी एंड तक पहुंच रहे थे। हमारा ध्यान जाता है जियान की तरफ। अचानक से वो अपनी पामर अटैक को आगे शूट करता है। सामने के फेरोशियस बीस्ट का सर ब्लास्ट हो जाता है। ऐसा करने के बाद जियान फिर से लाइटिंग स्पीड से एक्शन लेता है। जो फेरोशियस बीस्ट गुचिंगांग को परेशान कर रहे होते हैं, वो उन्हें संभालने लगता है। पीछे जुनर इंटरवीन करती है, तुरंत ये बीस्ट एलिमिनेट हो जाते हैं। गुचिंगांग भी अपने पामर अटैक से कई फेरोशियस बीस्ट को पीछे करने के बाद पीछे मुड़ के जियान को थैंक यू बोलता है। उसके चेहरे को पसीने ने कवर करके रखा था। लगातार लंबे समय तक बैटल करने की वजह से उसका शरीर काफी हैवी बर्डन को फील कर रहा है। और जैसे जैसे वो आगे प्रोग्रेस करते जा रहे थे, फेरोशियस बीस्ट और भी पावरफुल होते जाते हैं। इस समय भले गुचिंगांग, जियान और बाकी लोग अटैक करें, तब भी सिर्फ एक फेरोशियस बीस्ट को खत्म करने के लिए उन्हें कई अटैक्स का यूज करना पड़ रहा था। इनके आगे बढ़ने की स्पीड सिग्निफिकेंट तरीके से स्लो हो गई है। जियान गहरी सांस लेने के बाद बोलता है, अगर मामला इस तरीके से कंटिन्यू चलता रहा तो फिर मेडिसिन पिल्स के सपोर्ट होने के बाद भी हम लंबे समय तक इंड्योर नहीं कर पाएंगे। जुनर की पिट्टी आके सामने के पूरे एरिया को देखती है। अचानक से वो कहती है कि हनीयू का ग्रुप गायब हो गया है। गुचिंगांग सरप्राइज भरी आवाज में कहता है, शायद वो पहले से बीस्टाइड को क्रॉस कर चुके हैं। इस न्यूज को सुन के जियान की आंखों में सरप्राइज फ्लैश होता है। उसका चेहरा खुशी से भर जाता है। वो कहता है, हम बीस्टाइड के एंड के पास आ गए हैं। वो तुरंत ही अपने हाथ को वेव करके बोलता है, ठीक है, जल्दी से अपनी स्पीड को बढ़ाओ। फिर से वो फोकस मोड में आता है। उसके वो ढीले डाले अटैक्स फिर से पावरफुल हो जाते हैं। हम जियान के हाथों में से कई फ्लेम अटैक्स को शूट होते हुए देखते हैं। जैसे ही कुछ नए 200 लेवल के फेरोशियस बीस्ट से जाके टकराते हैं, हम उन बीस्ट को पीछे जाते हुए देखते हैं। इस मौके का फायदा उठा के जियान आगे बढ़ जाता है। जुनर और बाकी लोग उसे फॉलो करते हैं। जब इन्हें मालूम पड़ता है कि बीस्टाइड को क्रॉस करने वाले हैं, जियान के ग्रुप की स्पीड बढ़ जाती है। इनकी बॉडी से दूर की पूरी तरीके से इरप्ट हो गई थी। चारों तरफ से झपट्टा मारने वाले फेरोशियस बीस्ट तुरंत ही दूर पड़े दिखाई देते हैं। जियान के शरीर में से खतरनाक दूर की फिर से रिलीज होती है। उसके ऊपर जो फायर ड्रैगन था वो और भी खतरनाक तरीके से अटैक्स करने शुरू कर देता है। ये रूथलेस तरीके से सामने से आ रहे 1000 फीट बड़ी फेरोशियस बीस्ट से टकरा गया था। उस पावरफुल फोर्स की वजह से उस बीस्ट की बॉडी में से लगातार
तब ब्लडी फॉग बाहर आता है। ऐसे दर्द की वजह से फिरोशेस बीच तुरंत ही कोलैप्स हो जाता है। इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के जियान का ग्रुप इसके ऊपर से निकल जाता है। जियान का शरीर फिर से ग्राउंड में लैंड करता है और रिफ्लेक्सिव एक्शन के तौर पे उसकी बॉडी की दुखी अपने आप सर्कुलेट होने लगी थी। लेकिन कुछ और समय तक दुखी को सर्कुलेट करने के बाद भी जियान ये पाता है कि अब उसके ऊपर कोई भी अटैक नहीं कर रहा है। इस चीज को कंफर्म करने के बाद ही जियान अपने सर को उठा के चारों तरफ देखता है। जियान डिस्कवर करता है कि उसके आसपास की सराउंडिंग एकदम खाली हो गई है। वापस से पीछे देखने पे उसे कई फेरोशियस बीस्ट दिखाई दिए थे। अब ये सभी बीस्ट जिनकी आंखें एकदम लाल होती हैं वो जियान की टोली की तरफ रोर कर रहे होते हैं, लेकिन न जाने क्यों ये सभी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करते। इन सभी बीस्ट के ऐसे एक्शंस को देख के जियान थोड़ा स्टार्टल हो गया था। पूरा ग्रुप रिलीफ फील करता है। कुछ गहरी सांसें लेने के बाद जियान का सर फाइनली पीछे मुड़ा था। उसे एक बहुत ही भयंकर सा हरा भरा पेड़ दिखाई देता है। उसे 10,000 फीट की दूरी पे इस एंशिएंट से दिखने वाले पेड़ की टहनियां चारों तरफ फैली हुई होती हैं। इस एंशिएंट ट्री के ऊपर से क्लियर हवा फैलती है। हम इस हवा को ओकेजनली अलग अलग शेप्स में ट्रांसफॉर्म होती हुई देखते हैं। ये सीन बहुत ही मिस्टीरियस और अनफेथमेबल लगता है। इस एंशिएंट ट्री को देखने के बाद ही अपने आप ही जियान की धड़कनें बढ़ जाती हैं। इसे एक एक्सट्रीमली ओल्ड ऑरेंज ने सराउंड करके रखा था। जियान कहता है क्या यही वो लेजेंडरी एंशिएंट बोधिसत्व ट्री है। जब जियान ऐसे सीन को देख के स्टंट फील कर रहा होता है, जुनर और बाकी के लोग भी इस एंशिएंट बोधिसत्व ट्री को डिस्कवर कर लेते हैं। शॉक की वजह से इन सभी के मुंह डब्बों की तरह खुले रह जाते हैं। ये चीज जो कि सिर्फ लेजेंड में एग्जिस्ट करती आ रही है, उससे एंशिएंट क्लैंस के मेंबर्स ने भी कभी देखा नहीं होता। बस इसके रिकॉर्ड्स एंशिएंट बुक्स में मौजूद थे। लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि इतना बड़ा ट्री है, भले ही वो अब भी एंशिएंट बोधिसत्व ट्री से काफी दूरी पे हो, तब भी वो सेंस कर पाती है कि पेड़ कितना ज्यादा इनॉर्मस है। जिस तरीके से इस पेड़ की शेडोज फैली हुई होती है, ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ा मॉन्स्टर ग्राउंड को कवर कर रहा हो। इसमें से एक एक्सट्रीमली ओल्ड और एक्सपीरियंस फीलिंग रेडिएट हो रही थी। जियान अपनी आंखों की फायरी हीट को सप्रेस करता है। उसकी नजरें जाती है एंशिएंट ट्री की तरफ। वो हाथों को वेव करते हुए बोलता है हन क्लैन के लोग शायद ऑलरेडी वहां तक पहुंच चुके होंगे, हमें भी जल्दी करना होगा। ये कहने के बाद वो आगे बढ़ गया था। जुनर और बाकी लोग भी फालतू चीजों की परवाह नहीं करते। वो सीधे जियान को फॉलो करते हैं। जियान के ग्रुप के मूव होने के बाद पीछे के बीच साइड में भी कुछ कमोशन क्रिएट हो रहा था। हमें कई इंसानों की चीखों की आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ मिरेबल से दिखने वाले ग्रुप फाइनली बीच साइड से बाहर आ गए थे। ये सभी जमीन पे लैंड करके जैसे हाँप ही रहे होते हैं, तुरंत ही इनकी नजरें जाती है सामने के एंशिएंट ट्री की तरफ। इनकी आंखें तुरंत ही लाल हो गई थी। एक बंदा कहता है वो एंशिएंट बोधिसत्व ट्री है। स्पेशली जब वो जियान के ग्रुप को आगे बढ़ते हुए देखते हैं, आंखों की रेडनेस और भी बढ़ जाती है। अब वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे। इवन वो कलरफुल आंखों वाला जूफंग वो भी अपने आईब्रोज को नीट कर लेता है। फालतू की चीजों की परवाह न करते वो डीप आवाज में कहता है उन्हें फॉलो करो। उसके ऑर्डर्स को सुन के हेवन डिवन फीनिक्स ट्राइब के मेंबर्स तुरंत ही दांती मीज के नोट करते हैं। तुरंत ही सभी के पैर जमीन में प्रेस होते हैं। ये जियान की तरफ आगे शूट हो गए थे। पीछे से आ रही इन रशिंग विंड्स की साउंड को सुन के जियान के चेहरे पे कोल्ड स्माइल आती है। वो अपनी स्पीड को बिल्कुल रिड्यूस नहीं करता। उसकी आंखें देखती हैं उस एंशिएंट बोधिसत्व ट्री को जो कि उसकी आंखों में बड़ा होता जा रहा है। उसके दिल में एक हल्के डर के साथ साथ एक रिस्पेक्ट भी जन्म लेती है। जब भी कोई ऐसे डिवाइन बीइंग के सामने आएगा जो कि टाइम के बाउंड के बाहर एग्जिस्ट करता है, किसी को भी अपने आप को काम रखने में परेशानी होगी। जियान का ग्रुप एक्सट्रीमली क्विक होता है। 10,000 फीट की दूरी बस एक ही सेकंड में क्रॉस हो गई थी। जब वो एंशिएंट बोधिसत्व ट्री के 1000 मीटर के दायरे में एंटर करने वाले होते हैं, इनकी आंखों के सामने ग्रुप अपीयर होता है। इस ग्रुप को देखे जियान की टोली स्टार्टल हो गई थी। लगता है ये लोग यहाँ पे रह के वेट कर रहे हैं। जियान कहता है हन्यू। वो तुरंत ही पीछे बोलता है तुम लोग केयरफुल रहना। उसकी स्पीड स्लो होती है। वो हन्यू से थोड़ी सी दूरी पे लैंड कर जाता है। सामने के ग्रुप को देखने के बाद फाइनली उसे पास से बोधिसत्व एंशिएंट ट्री को देखने का मौका मिलता है। बोधिसत्व एंशिएंट ट्री को इतने पास से देखने का सीन काफी शॉकिंग होता है। इस भयानक से पेड़ को देख के ऐसा लगता है जैसे आसमान को सपोर्ट कर रहा हो। जियान अब एंशिएंट डोरी को और भी क्लियरली सेंस कर पा रहा था। बोधिसत्व एंशिएंट ट्री की टहनियां बहुत ही ज्यादा ह्यूज होती है। ये आधी सिटी को कवर करने के लिए काफी है। इस एंशिएंट ट्री में से लगातार फ्रेश एयर की वेव्स फैलती रहती है। ओकेजनली हम आसमान में कई मिस्टीरियस फिनोमेना को देख सकते हैं। अभी आसमान से सूर्य की रोशनी नीचे आ रही होती है। जब इस एंशिएंट ट्री में बिखरती है, ये पेड़ एकदम क्रिस्टल क्लियर लगता है। इसमें से एमिट हो रही पावरफुल लाइफ फोर्स को सेंस करके जियान का ग्रुप शॉक हो जाता है। जियान इस इनडिस्क्राइबल बोधिसत्व एंशिएंट ट्री को काफी ध्यान से देख रहा होता है। हालांकि आसपास का माहौल सभी को काफी रिलैक्स फील करवाता है, लेकिन न जाने क्यों जियान काफी अनईजी फील कर रहा होता है। ये अनईजीनेस जियान की पावरफुल सोल में से आ रही होती है। अब क्योंकि यहाँ पे कोई भी इमीडिएट खतरा दिखाई नहीं देता, वो इस अनईजीनेस को क्लियरली सेंस नहीं कर पाता क्योंकि एक्सट्रीमली ऑब्स्क्योर थी। अगर कोई केयरफुली से फील करने की कोशिश नहीं करेगा तो वो इसे सेंस नहीं कर पाएगा। जियान थोड़ी सी गहरी सोच में जानने के बाद बोलता है इस बोधिसत्व एंशिएंट ट्री जैसे नेचुरल ट्रेजर को दुखी कॉन्टिनेंट के टॉप 3 ट्रेजर्स में रखा जा सकता है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि इसके आसपास कोई डेंजर ना हो। और तो रूमर्स के हिसाब से ये ट्री न जाने कितने सालों से सर्वाइव करता आ रहा है, तो फिर इसकी कॉन्शियसनेस ऑलरेडी फॉर्म हो चुकी होगी। अगर ये बोधिसत्व ट्री कॉन्शियस होकर ट्रेन करता होगा तो बिना किसी डाउट के दुखी कॉन्टिनेंट के सबसे टेरिफाइंग एग्जिस्टेंस में से एक है। यहाँ पे आए हुए लोग उसका कोई मैच नहीं होंगे। जब जियान के दिमाग में ये सब विचार चल रहे होते हैं, पीछे से हवा के चिरे जाने की साउंड सुनाई देती है। हेवन फिनिक्स डीमन ट्राइब के साथ साथ और भी कुछ ग्रुप आ गए थे। फाइनली ये देखते हैं जियान और हन्यू के ग्रुप को
जूफंग जो कि आगे आ रहा होता है वो हंस के कहता है हमारे लिए यहाँ तक पहुंचना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट रहा है, तो फिर सब लोग यहाँ पे क्यों रुक गए। जियान जूफंग की तरफ देखता है लेकिन वो कुछ कहता नहीं है। वहीं पे हन्यू जो कि सामने खड़ा हुआ था हम उसे पीछे मुड़ते हुए देखते हैं। उसके रिलैक्स चेहरे पे एक स्माइल आती है। वो हंस के बोलते हैं हाँ फाइनली आप सभी यहाँ पे आ चुके हो, क्योंकि सभी का टारगेट एंशिएंट बोधिसत्व ट्री है। मैं नेचुरली सभी का वेट कर रहा था। इन शब्दों को सुन के सभी लोग स्माइल करते हैं। यहाँ तक पहुंचने वाले एक्सपर्ट सभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं। वो अच्छे से जानते थे कि हन्यू कैसा है। भली सरफेस पे इंसान एकदम फ्रेंडली अपीयर होता हो लेकिन अंदर से रूथलेसनेस से भरा हुआ है। इसके ऊपर भरोसा करने वाले पीछे रह गए हैं। वो सभी अलग अलग हिस्सों में बिखर के फिरोशियस बीस्ट के पेटों में पहुंच चुके हैं। खैर सभी की सुपरफिशियल स्माइल्स को देख के हनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके चेहरे की स्माइल जाती नहीं है। वो अपने पीछे के बोधिसत्व एंशिएंट ट्री की तरफ पॉइंट करके बोलता है हम सभी का लक्ष्य ये है। हालांकि हम बीस्ट टाइड को क्रॉस कर पाए हैं लेकिन इस बोधिसत्व एंशिएंट ट्री से डील करना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। इन सभी को सुन के सभी अंदर से कांप जाते हैं। इनकी आंखें पॉज होती हैं हन्यू के चेहरे पे। हन्यू हंस के बोलता है हमारे हन क्लैन में एक स्क्रोल मौजूद है। उस स्क्रोल के हिसाब से हमारे हन क्लैन के एक एंसेस्टर एक बार इस बोधिसत्व एंशिएंट ट्री के पास आ चुके हैं लेकिन इवेंचुअली हमारा उनसे कॉन्टेक्ट टूट गया। जिस समय हमारे क्लैन को न्यूज मिल पाई हमारे उन एंसेस्टर के साथ साथ एंशिएंट बोधिसत्व ट्री भी डिसअपीयर हो चुका था। हन्यू कहता है हालांकि मुझे नहीं पता कि मेरे एंसेस्टर के साथ क्या हुआ लेकिन मोस्ट लाइकली इनकी मौत हो गई। वो बोधिसत्व एंशिएंट ट्री के हाथ में लग चुके हैं। अभी सभी लोग इस न्यूज को संभाल नहीं पा रहे थे तभी हन्यू एक और बॉम्ब फोड़ता है। वो कहते हैं एडिशनली मेरे एंसेस्टर की स्ट्रेंथ बेंशेंग लेवल पे थी। जब बेंशेंग वाली बात जियान के कानों में जाती है उसके एक्सप्रेशन चेंज होते हैं। इस एंशिएंट बोधिसत्व ट्री की वजह से एक बेंशेंग की भी जान जा चुकी है। हन्यू स्लो आवाज में एक्सप्लेन करते हुए बोलता है इस वजह से हम इस बोधिसत्व एंशिएंट ट्री को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। हमारी ट्रिप की सबसे डेंजरस चीज यही है। गुचियांग हन्यू की तरफ देख के हंस के बोलता है तुम यहाँ पे शायद इसलिए सबका वेट कर रहे थे जिससे तुम अकेले आगे न बढ़ना पड़े। हन्यू गुचियांग के शब्दों को डिनाई नहीं करता। वो चुपचाप से पीछे मुड़ता है। उसके कदम उस एंशिएंट बोधिसत्व ट्री की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं क्योंकि यहाँ पे सभी लोग पहुंच चुके हैं। सभी को एंशिएंट बोधिसत्व ट्री की मिस्ट्रीज देखने को मिलेंगी। हन्यू की परवाह नहीं होती कि बाकी के लोग उसे फॉलो नहीं करेंगे। वो अच्छे से समझता था कि एंशिएंट बोधिसत्व ट्री कितना ज्यादा अलोरिंग है। जियान की आंखें पहले हन्यू को देखती हैं। फाइनली उसका ध्यान जाता है बोधिसत्व एंशिएंट ट्री पे। वो चुपचाप से बोलता है बी केयरफुल। ये कहने के बाद वो भी उसे फॉलो करने लगा था। रिगार्डलेस हन्यू सच बोल रहा हो या फिर झूठ। अब जब क्योंकि सभी लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं कोई भी गिव अप करने के लिए तैयार नहीं होगा। सभी चुपचाप से नोट करके जियान को फॉलो करने लगते हैं। ये सभी धीरे से अपनी दुखी को सेलिब्रेट करते रहते हैं। जूफंग और बाकी लोग जो कि जियान के पीछे खड़े हुए होते हैं वो भी थोड़ा हेस्टेट करने के बाद उसे फॉलो करने लगते हैं। इन सभी के विचार जियान के जैसे ही होते हैं। यहाँ तक पहुंचने में इनके कुछ ज्यादा ही एफर्ट्स लगे हैं। आगे बढ़ रहे इन सभी ग्रुप्स के बीच में इस समय छोटे छोटे गैप्स मौजूद थे। ये सभी सेम स्पीड से आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे जियान का ग्रुप एंशिएंट बोधिसत्व ट्री के क्लोज जाता जा रहा था चिंगलिन का चेहरा और भी ग्रेव होता जाता है। वो जियान से धीमी आवाज में बोलती यंग मास्टर जियान इस एंशिएंट बोधिसत्व ट्री के साथ कुछ तो गलत है। वो साफ हवा जो कि लाइफ से भरी हुई है वो एक डार्क और चिल्ली माइजमा को हाइड कर रही है। इसमें इंसानों की तरह के नेगेटिव इमोशंस भरे हुए हैं। इन शब्दों को सुनने के बाद एक मोमेंट के जियान के पैर वहीं पे रुक जाते हैं। नेचुरली जियान को ऐसी कोई चीज सेंस नहीं होती लेकिन चिंगलिन ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लावर पेपर्स को पोजेस करती है। जियान उसके शब्दों के ऊपर डाउट नहीं करेगा और तो और वो जैसे जैसे एंशिएंट बोधिसत्व ट्री को अप्रोच करता जाता है उसके दिल की अनईजीनेस और भी बढ़ती जाती है। जब जियान के ग्रुप की अलर्टनेस बढ़ रही होती है हम सबसे आगे चल रहे हन्यू के ग्रुप को रुकते हुए देखते हैं। इस समय वो बोधिसत्व एंशिएंट ट्री के बिल्कुल क्लोज आ चुके थे। वो लंबा चौड़ा हरा भरा पेड़ इस समय पूरे आसमान को कवर कर रहा होता है। इसके इतने पास आने के बाद ही जियान का ग्रुप सेंस करता है कि इन सभी की हड्डियों में एक अजीब सी चिली फीलिंग फैल रही है। जियान अपने सर को ऊपर उठा के इस बड़े से एंशिएंट बोधिसत्व ट्री को देखता है। इसकी टहनियां हजारों मीटर से ज्यादा लंबी होती है और इस पेड़ के सेंटर पे एक चमकती हुई चीज थी। ये क्लस्टर काफी ज्यादा ब्राइट होता है। जब इस लाइट क्लस्टर को ध्यान से देखा जाए तो मालूम पड़ता है कि ये किसी 10 फुट बड़े एनर्जी हार्ट की तरह लग रहा है। जब भी इसके अंदर से लाइट ब्राइट हुआ करती थी सभी लोग पावरफुल हार्ट बीट को सुन सकते हैं। जब सभी की आंखें इस लाइट क्लस्टर को देखती हैं जैसे पेड़ की कई टहनियों ने सराउंड करके रखा था एक सेकंड के लिए सभी की सांसें हैवी हो जाती हैं। इनके दिमाग में बस एक ही शब्द आया था ये होता है बोधिसत्व हार्ट। जैसे ही कुछ लोगों के मुंह से बोधिसत्व हार्ट वाला वर्ड बाहर आता है वो बोधिसत्व एंशिएंट ट्री जो कि काफी समय से शांति से खड़ा हुआ होता है हम अचानक से उसमें से क्रैशिंग साउंड को सुन सकते हैं। कई टहनियां एक दूसरे में इंटरट्वाइन होके जमीन की तरफ नीचे आ जाती हैं। जैसे ग्राउंड को टच करती हैं हम अचानक से रिलीज होते हुए देखते हैं। इनमें से 5 एक्सप्रेशनलेस फिगर बाहर आए थे। इन 5 फिगर्स के आगे बढ़ते ही इनके आसपास का स्पेस फ्लक्चुएट होना शुरू हो जाता है। इन सभी की बॉडी में से फाइटिंग प्रेशर फैलता है। ऐसे प्रेशर को सेंस करके सभी के फेस एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। सभी क्लियरली रियलाइज करते हैं कि ये 5 फिगर्स एलीट बेंशेंग्स हैं। खैर इससे पहले और भी मार्कआउट शुरू हो पाती हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगले पार्ट में सभी लोग मिलकर इन 5 एलीट बेंशेंग्स से डील कर रहे होंगे। ये सब मामला खत्म होने के बाद ही फाइनली रियल गेम शुरू होगा यानी कि बोधिसत्व हार्ट को हासिल करने की प्रोसेस। उसके लिए लोग एंशिएंट ट्री में एंटर कर रहे होंगे लेकिन चलो उसके बारे में जानते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर आप उसे मिस नहीं
नहीं करना चाहते तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो डेफिनेटली नीचे दिए गए रेड बटन को स्मैश कर सकते हैं, जिससे फ्यूचर में आने वाले वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, उस बेल बटन को भी ऑन कर लेना। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 11.5K का। आई होप आप इसे कंप्लीट करवा दोगे। जिनसे अगले दिन का वेट नहीं किया जाता उनके लिए चैनल की मेंबरशिप ओपन है, आप उसे बिल्कुल ज्वाइन करके अर्ली एक्सेस जैसे फीचर का फायदा उठा सकते हो। ऐसा करने से आपको अगले दिन के वीडियो एक दिन पहले ही देखने को मिल जाएंगे। आप ज्वाइन बटन को दबा के एक बार प्लान्स को चेकआउट कर सकते हो। चलो हम वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। आपको ये वाला एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। अगर पिछले पार्ट को मिस कर दिया था तो उसे लेफ्ट हैंड क्लिक करके देखा जा सकता है। रिलीज होते ही आपको नेक्स्ट एपिसोड राइट में दिखाई दे जाएगा। अंटिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय।